हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि टर्म 1 में हमारे पोल साइंस में फर्स्ट बुक में से केवल 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो आज हम लोगों का जो फर्स्ट बुक है कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर के मैं एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको जाकर देखिए, उसके बाद चैप्टर को करने का फायदा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप एमसीक्यू करने से पहले चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करो, तो आपको सामने सामने सारे आंसर मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने पहले से रीड कर लिया होगा, आई होप कि उनको सारे आंसर पता होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पॉज लेके मैं आंसर बताऊंगी, ताकि जो बच्चे को आंसर पता हो वो पहले ही मुझे कमेंट करके बता दे कि इसका आंसर ये है। और खुद को जानने का कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, एमसीक्यू सॉल्व करने से बेटर कोई तरीका नहीं है। तो जितना भी जहां से भी आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, जो भी चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म के अंदर आ रहे हैं, उसको बहुत सॉल्व कीजिए, ताकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ही चैप्टर है यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन, कि यूनाइटेड नेशन कब बना था। ये तो सभी बच्चों को पता है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था, खत्म हुआ था, उसके बाद पूरे विश्व को महसूस हुआ कि अब कोई एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि जो इस तरह के जो डिस्ट्रक्शन है, इस तरह के जो नुकसान है दो देशों के बीच में, या लोगों अगर कोई कंफ्लिक्ट है, वॉर जैसा सिचुएशन बन रहा है, तो कोई मीडिएटर बन के चीजों को सॉल्व कर सके, ताकि विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें ना हो। और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एकदम बाद 1945 में इसको बनाया गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना 1945 सबको पता है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है 1945, तो चारों ऑप्शन में है। 24 अक्टूबर दे रखा है, 30 अक्टूबर दे रखा है, 26 जून दे रखा है, और 26 जनवरी दे रखा है। तो 1945 जिसको पता भी है वो बच्चा भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें डेट भी आपको मेंशन कर दिया गया है। और साथ ही ये भी याद रखना कि जिस दिन यूएन को बना था, स्थापित किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था, उस दिन को एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया था, यूएन डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में बना था। इसको अगर घुमा के ही पूछेंगे कि यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो भी इसका आंसर ये होगा जिस दिन ये बना था, उसी दिन को, फाउंडिंग डेट को ही यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट हर साल किया जाता है। नेक्स्ट है कि यूएन का मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड रिप्रेजेंटेटिव हेड, यानी कि यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल जो पर्सन हम कह सकते हैं वो कौन है? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, क्या सेक्रेटरी जनरल है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, या डिप्टी जनरल है? तो इसका आंसर है सेक्रेटरी जनरल। ये इसी सबसे पावरफुल पर्सन। और साथ ही आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर अब तक जितने भी जनरल सेक्रेटरी बने हैं, सभी के बारे में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में 4-4 लाइन्स में लिखी हुई है, तो उसको आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि द ओरिजिनल मेंबर नेशन दैट साइन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। आज उनकी संख्या देश की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन बना था तो उसके ओरिजिनल कितने मेंबर थे? तो आंसर दे ऑप्शन दे रखे आपको 51, 45, 53 और 57। तो इसका करेक्ट आंसर है 51। 51 मेंबर थे, बाद में धीरे धीरे और भी बहुत सारे देश में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है कि हु सेड द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट्स फ्रॉम हेल। कि किसने कहा था कि यूनाइटेड नेशन जो है इसलिए नहीं बनाए कि इंसान जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाए, या स्वर्ग जैसा धरती हो जाएगी, लेकिन ये जरूर बात है कि नर्क होने से, हेल होने से जरूर ये बचाएगा। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, किसके द्वारा कहा गया था? सबसे पहले बता दूं, ये जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे उनके द्वारा कहा गया था। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, करंट तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है क्या बान की मून ने कहा था, कॉफी अन्नान ने कहा था, डैग हैमरसोल्ड ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू तो कभी बने ही नहीं, तो इसमें आपको 3 में कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि तीनों ही सेक्रेटरी जनरल थे। तो इसका आंसर है डैग हैमरसोल्ड, जो जी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी जब भी जितने भी स्कूल में यूटीज हुए थे, टेस्ट हुए थे, उसमें बार बार ही पूछा गया था कि ये सेंटेंस किनके द्वारा कहा गया है। कि ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन बन जाएगा, धरती स्वर्ग हो जाएगी, सब आपस में पीसफुली रहने लग जाएंगे, कभी किसी के बीच कोई विवाद या लड़ाई जैसी सिचुएशन नहीं होगी, बट हेल होने से, नर्क होने से ये जरूर बचाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनेगी तो वो एज ए मीडिएटर बन के एक दूसरे के बीच में बातचीत करेंगे और कोई ना कोई पीसफुल रास्ता निकाल लेंगे। नेक्स्ट है कि इन सिक्योरिटी काउंसिल हैव डैश परमानेंट डैश नॉन परमानेंट मेंबर। कि कितने परमानेंट मेंबर है, कितने नॉन परमानेंट मेंबर है? तो परमानेंट आपको पता होना चाहिए, नॉन परमानेंट भी पता होना चाहिए। परमानेंट में कौन से 5 जो देश है जो परमानेंट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो 10 है
वो 2-2 साल के लिए बनते हैं और 2 साल के बाद वो चेंज भी हो जाते हैं। तो इसलिए वो उनके जो भी मेंबर्स है वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो कह रहा है इन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कितने, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, क्या 7 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, 10 परमानेंट और 15 नॉन परमानेंट मेंबर है, 8 परमानेंट और 15 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो चारों में से कौन सा आंसर सही है, तो फर्स्ट जो इसका आंसर है वो सही है कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इंडिया ज्वाइन द यूएन, कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कब ज्वाइन किया। 24 अक्टूबर 1945 में बना, ये तो सबको पता चल गया कि पहला ही क्वेश्चन हमारा था, लेकिन इंडिया ने कब ज्वाइन किया उसको, क्या 30 अक्टूबर 1945 में, ये 24 अक्टूबर जिस दिन बना उसी का ओरिजिनल मेंबर भी था, 30 अक्टूबर 1947 में, या 26 जनवरी 1946 में। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन बना था, उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया इसका मेंबर बन गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसका मेंबर कब बना था। नेक्स्ट है कि यूएन वाज अ सक्सेसर ऑफ, देखो यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ताकि देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक सके, और लोगों ने माना, देश के लोगों को लगा कि ये जो है सक्सेसफुली और जितने उसे स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए, जिस हिसाब से वो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, और उसके बावजूद, उसके इंटरनेशनल होने के बावजूद भी देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसका मतलब है कि वो जो उसका जो रोल है वो एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर रहा है। तो उसको डिसॉल्व करके उसी की जगह पे क्या बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो किसका सक्सेसर है, यानी कि उसकी जगह पे पहले कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, क्या लीग ऑफ नेशंस थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, ये यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे। इसका आंसर है लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट जो दे रखा है आपको ऑप्शन, लीग ऑफ नेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म जब हुआ था, इसी पर्पस को देखते हुए कि विश्व में अब जो है वर्ल्ड वॉर ना हो, विश्व युद्ध ना हो, बट वो अपने काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाया, उसके बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इसको फिर खत्म करके यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। क्योंकि आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बनाया, जिस पर्पस के लिए बनाया वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसकी जो यूटिलिटी है वो देश में नहीं है, तो ऐसे और जो ऑर्गेनाइजेशन को देश की जरूरत नहीं है, और इसीलिए उसको हटाकर और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और अब तक यूनाइटेड नेशन अपने काम को सक्सेसफुली कर रहा है, क्योंकि उसके बाद अभी तक विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि द यूएन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है जो बेसिकली देखती है कि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो सेफली पीसफुली किसी को, मतलब किसी छोटे देशों को अक्वायर करने के लिए, इन्वेड करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, अपने मिलिट्री पावर को एनहेंस करने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, इस चीज़ों के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाए। तो कौन एजेंसी है जो इस चीज़ों को देखता है कि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको पीसफुली सेफली उसको यूज़ किया जाए। तो ये तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि यूएन कमेटी ऑफ डिसआर्ममेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूएन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमेटी, या नन ऑफ द अबव। तो आपको समझ में आ गया होगा, एनर्जी से रिलेटेड है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये आपको देखना है। इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। इसके फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखना है कि जब भी आप इसके ऊपर क्वेश्चन बनाओगे तो एक पैराग्राफ बनाना जिसमें आप देखोगे कि ये कौन सी एजेंसी है, कब बना था, क्या उसके पर्पस थे, फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें 1 से 4-5 लाइन में आपको बना लेना है। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जब आपने चैप्टर पढ़ा तो देखा आपने पूरा 1-2 पैराग्राफ था कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा मतलब कोशिश कर रही है कि उसको जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स को मिल जाए, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था कि अगर और भी नए देशों को शामिल किया जाता है परमानेंट मेंबर में तो क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, और उस क्राइटेरिया में जो भारत है वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो उसमें क्राइटेरिया क्या था कि एक विशाल जनसंख्या वाला देश होना चाहिए, यानी कि उसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी कि अलग अलग डिफरेंट कल्चर लैंग्वेज के लोग होना चाहिए, तो वो भी भारत फुलफिल कर रहा है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में बजट में उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो भारत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। भारत जो है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट जो है उसको रिस्पेक्ट करता हो, तो भारत इस सारी चीज़ों को फुलफिल करता है।
इसीलिए भारत को लगता है कि उसको अब इसकी मेंबरशिप, जो परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो उसको मिल जानी चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि विच फॉलोइंग द वुड बी, क्यों इंडिया को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है कि इंडिया का जो प्रपोजल है कि उसको शामिल कर देना चाहिए। क्या भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कारण कहा जाता है, या जब से यूनाइटेड नेशन में तब से भारत का मेंबर है इसीलिए कहा जाता है, या ये लोकेटेड है एशिया के अंदर क्या इसीलिए इसको कहा जाता है, या इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर और स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, कि जिस तरह से भारत इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बना था उस टाइम पे भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इतनी अच्छी नहीं थी, और ना ही भारत में सक्सेसफुली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी, उस टाइम भारत प्रॉपर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। तो अब जो रीज़न है कि क्यों भारत को इसका मेंबरशिप बना देना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है कि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, किस तरह से जो भारत है इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के मंच पे जाके देखे। और दूसरा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चल रही है, तो कह रहे स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, जो डी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर है। इसीलिए भारत जो है लगातार अब कोशिश कर रहा है कि अब उसको इसकी परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए, ताकि जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को वो भी एक तरह से अफेक्ट कर सके। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पॉपुलरली नोन एज। एक बात मैं और बता दूं कि आपने यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन मेन है, तो 4 ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी करनी है, और जो प्रिंसिपल उसके ऑर्गन्स है, आपको ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उस पर आपको अच्छे से काम करना है कि कौन कौन से, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि वो 6 प्रिंसिपल एजेंसी, सॉरी प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट। इसका आंसर है वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड कोर्ट। तो मैं इसको बता दूं कि इसको, जैसे देखिए कि एक देश के अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, देश के अंदर कोर्ट बने हुए हैं। पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप लोग हाई कोर्ट जाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो अगर मान लीजिए देश के अंदर आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट के पास जाना पड़ता है। लेकिन दो देशों के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई इंटरनेशनल इश्यूज है तो जो कि दोनों देश आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनका जो सोल्यूशन है, उनका जो प्रॉब्लम है, वो कौन सॉल्व करेगा। तो उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बने हैं, जिसको बेसिकली वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दो देशों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दोनों ही देश के जो भी इश्यूज हैं उनको सुनाया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद जो भी फैसला आता है वो सभी देशों को मानना पड़ता है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली ह्यूमन राइट को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोटेक्शन करता है। इस पे एक मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, इस ये जो आपको पहले मैं आंसर बताया तो फिर इसके बारे में हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, जो ह्यूमन राइट्स के ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोटेक्शन की बात करता है क्या। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यहाँ पे फंड लिखा है, फंड है IMF, और इंटरनेशनल कोर्ट है। तो इसका आंसर है बी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा व्यंग हम कह सकते हैं कि बेसिकली कहता है क्या कि मानव अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, लेकिन खुद के इसके जो एजेंडा है वो बहुत ही खराब है। अभी आपने पेगासस के इश्यूज देखे थे, वो भी किसके द्वारा जारी किया गया था, यही एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसी के द्वारा जारी किया गया था। क्योंकि भारत में ये बहुत सारे ऐसे जो देश विरोधी एजेंडे चला रहा था, ठीक है, जिसके कारण जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो यहाँ पर अपनी बोरिया बिस्तरवाद के वो इंडिया से निकल गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पे वो उसकी जो देश विरोधी एजेंडे हैं, भारत के जो भी तोड़ो एजेंडा है, वो यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं चल सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे जो देश हैं, जो भी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो कि कहने को तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, बट वो देश के ही खिलाफ काम कर रहा है। तो बहुत सारे देश इसके इस रिपोर्ट से या इसकी इस तरह के काम से खुश नहीं है। इंडिया में तो पता है आपको, अपनी बोरिया बिस्तर बांध कर वो यहाँ से निकल भी चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ मैनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हमने पढ़ा है, जो दो देशों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, इश्यूज होते हैं, उन सभी को सॉल्व करता है, उन सभी के बारे में डिस्कस होते हैं वहाँ पे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो वहाँ पे कितने कोर्ट में के अंदर कितने जजेस होते हैं, लेकिन हाउ मैनी जजेस, कितने जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। तो ऑप्शन दे रखा है 15, 16, 17 या 18। तो आंसर है इसका 15 जजेस होते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है कि 15 जजेस का पैनल होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पता ही होगा कि जितने भी हमारे वर्ल्ड के जो भी हमारे ट्रेड से रिलेटेड जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो कौन बनाता है, यही बनाता है। इसको कब बनाया गया था, 1995 में। और ये भी याद रखना, इसमें कई बार पूछ लेते हैं, अगर मैंने आगे क्वेश्चन दिया होगा तो
कि ये भी जो है बेसिकली इससे पहले जैसे यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, सक्सेसफुली काम नहीं कर गया था, उसको हटाकर यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। तो WTO के पहले जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पहले भी इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, सिर्फ गेट बोलती है वो, लेकिन बाद में उसको डिसॉल्व कर दिया गया क्योंकि एफिशिएंटली अपने काम को ठीक से कर नहीं रहा था। उसको डिसॉल्व करके उसकी जगह पे मोर पावरफुल एफिशिएंट एजेंसी बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसे WTO कहा गया। तो यहाँ भी पूछ सकते हैं कि जो WTO किसका मतलब सक्सेसर है, तो गेट का, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो बता ही दूंगी, अदरवाइज नहीं आए तो साथ साथ कॉपी में लिखते रहो कि ये जब भी आपके क्वेश्चन आ सकती है। कुछ चीज़ें जो इतनी सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, बट जो भी मैं आपको बीच बीच में बताते जा रही हूँ उसको भी नोट डाउन कर लो, ताकि आपके जो भी MCQs है कहीं से कुछ भी आए तो आपके छूटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि डैश इज अ प्रेजेंट UN सेक्रेटरी जनरल, कि अभी इस टाइम पे UN के जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस, बान की मून, कॉफी अन्नान, या नन ऑफ दी अबव। सही आंसर है एंटोनियो गुटेरस, ए जो ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि विच मेंबर ऑफ द UN इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन द UN। ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि UN के बजट में किसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी बच्चों को पता होगा कि US है, लेकिन अगर सेकंड हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर आ गया तो आपको याद रखना है, तो कौन है? चाइना। पहले जापान था, लेकिन अब ये क्या हो गया? चाइना हो गया, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल उसने फर्स्ट पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा? US। लेकिन अगर सेकंड पूछे तो चाइना, क्योंकि फर्स्ट सभी बच्चे गेस कर लेते हैं कि अमेरिका ही होगा, क्योंकि हर चीज़ में अमेरिका के नंबर 1 है। तो याद रखना, अगर सेकंड कंट्रीब्यूट पूछ ले तो चाइना को, चाइना ने फिलहाल कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ा दिया। नेक्स्ट है कि विच कंट्री इज अ सीरियस कंटेंडर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये कौन सी देश है जो सीरियसली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि उसको परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में मिल जाए? सबको पता है, पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा है, 2-3 पैराग्राफ भी उसके बारे में है। क्या इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान? तो इसका आंसर है कि इंडिया। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनाइजेशन सेट द रूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का भी मैंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन जितने भी रूल्स है उसको सेट करता है? क्या WTO करता है, या IMF करता है, या ILO करता है, या नन ऑफ द अबव? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही जितने भी देश है उनके लिए ट्रेड के जो रूल है वो सेट करता है। नेक्स्ट है कि एक्सपेंड IAEA। अभी मैंने बताया था कि ये भी एक्सपेंड आपको पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका ऑप्शन दे रखा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एक्ट, इंटरनेशनल एटॉमिक एकॉर्ड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, या इंटरनेशनल एटॉमिक ईस्टर्न एजेंसी। तो ये आप ध्यान रखिए, जब हमने IA करा था, अभी आपको पीछे हमने क्या था, ये रहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यही बताया था ना कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देखता है क्या सेफुली आप पीसफुली उसको इस्तेमाल करें। तो इसका आंसर क्या पड़ा था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो वही इसका आंसर है एटॉमिक। इसका कौन सा ऑप्शन हुआ? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, C जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ है। तो C को आप जाके फटाफट से मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है कि विच 2 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट के 2 एस्पेक्ट क्या है? तो सोशल एंड लीगल एक्सपेक्ट है, नेचुरल या लीगल एक्सपेक्ट है, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है। तो इसका आंसर है कि नेचुरल और लीगल एक्सपेक्ट। चलिए फिर कह रहे हैं विच वन ऑफ द इज नॉट विच फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। आपको 5 परमानेंट मेंबर देश जरूर पता होना चाहिए, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। US, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, ये 5 जो है परमानेंट मेंबर है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रदेश में परमानेंट मेंबर नहीं है? रशिया है, इंडिया नहीं है, चाइना है, फ्रांस है। तो कौन सा देश परमानेंट मेंबर नहीं है? फिलहाल इंडिया नहीं है, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहा है कि उसको परमानेंट मेंबर मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसीलिए उसको परमानेंट मेंबर मिल जाना चाहिए, बट फिलहाल अभी वो नहीं है। वेयर इज द UN हेड ऑफिस सिचुएटेड। यूनाइटेड नेशन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क। ये आपको फटाफट से मार्क कर लेना, क्योंकि अमेरिका में ही जाए जितने भी उसके प्रिंसिपल ऑर्गन है, केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ दी जाए तो बाकी सारे जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो भी कहाँ पे है? वो भी यही भी है। वेयर इज द WTO हेड ऑफिस सिचुएटेड। आपको हेड ऑफिस का भी याद रखना है। WTO का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर जो जिनेवा है वहां पे है इसका हेड ऑफिस है। ILO का पूछा है, वो भी याद रखना है कि सेम वही है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पे है?
पेरिस, फ्रांस के अंदर। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पे है? पेरिस। नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेड ऑफिस। ध्यान रखना, आप 6 हमने पढ़े थे ना, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक ही ऐसा ऑर्गन है जो कि अमेरिका के अंदर नहीं है, और वो कौन सा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो वो कहाँ पे है? हेग के अंदर, लंदन, पेरिस, जर्मनी। तो फर्स्ट आंसर है इसका हेग। ये ज्यादातर पूछ लेते हैं क्योंकि सभी को लगता है कि अमेरिका में सिचुएटेड है, लेकिन एक प्रिंसिपल ऑर्गन में से जो एक ऑर्गन है वो अमेरिका में सिचुएटेड नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ वीटो पावर। अभी हमने देखा जितने भी परमानेंट मेंबर है सभी के पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी एक बिल पास करना है, थोड़ी देर समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे देश में बिल पास होते हैं, किसी भी चीज पे हमें सहमति बनानी है, अगर वो 5 देश में से एक भी देश क्या होगा? एग्री नहीं हुए, तो वो बिल क्या होगा? पास नहीं हो पाएगा। जो भी डिसीजन लेना था वो डिसीजन पास नहीं हो पाएगा, उसे हम वीटो पावर कहते हैं। तो कह रहे कौन से देश ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल आज तक किया है? कि अमेरिका ने किया है, रशिया ने किया है, फ्रांस ने किया है, चाइना ने किया है। जो 5 परमानेंट मेंबर है वही कर सकते हैं। इसमें से किसने सबसे ज्यादा बार किया है? तो इसका आंसर है रशिया ने सबसे ज्यादा अभी तक वीटो पावर इस्तेमाल किया है। आपको पता होगा पहले रशिया जो था यूएसएसआर था, बाद में 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसका जो भी सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, वो किसको बना दिया? रशिया को, और यूएन की सीट भी उसी को मिल गई थी। तो वो यूएसएसआर को लगा के और रशिया उन सबको मिला के बेसिकली बात कर रहा है कि अब तक जो है उसने सबसे ज्यादा वीटो पावर यूज किया। कह रहा है कि डैश जनरल सेक्रेटरी अवॉर्डेड इन 2001 नोबेल पीस प्राइज। जो कौन से सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी थे जिनको 2011 में नोबेल पीस प्राइज मिला है? क्या वो बान की मून थे, कॉफी अन्नान थे, नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे जो आंसर रखना है कॉफी अन्नान। देखो बहुत सारे जनरल सेक्रेटरी बने, पर सबसे जो पॉपुलर है वो कौन से थे? कॉफी अन्नान। ये आपको याद रखना है कि जो कॉफी अन्नान थे इनको 2011 के अंदर नोबेल पीस अवार्ड मिला था, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ, मतलब जब वो जनरल सेक्रेटरी थे देश के लिए बहुत सारे काम उनके द्वारा अच्छे किए गए हैं। इनके बारे में पैराग्राफ एनसीईआरटी बुक में, वो आप पढ़ लेना, ताकि अगर और भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप उसके आंसर आसानी से दे सको। नेक्स्ट है कि जनरल सेक्रेटरी वर्क फॉर द रिसॉल्विंग द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 1962 में जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे उसको रिसॉल्व करने में कौन से सेक्रेटरी जनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? तो वही कॉफी अन्नान दे रखा है, बान की मून दे रखा है, यू थांट दे रखा है, ये डैग हैमरशोल्ड दे रखा है। इसका आंसर है यू थांट। नेक्स्ट है द डैश मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूएन के मेन प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं? क्या 6, 5, 4 और 7? तो मैंने भी बताया कि 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, पूरा टेबल बना के उनके बारे में हर एक में थोड़ा थोड़ा लिख के। नेक्स्ट है कि आईसीजे इंटरनेशनल जजेस कोर्ट में जो इलेक्टेड होते हैं वो कितने साल के इलेक्टेड होते हैं? तो 9 साल के लिए जो जजेस होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। कितने नंबर होते हैं वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि 9 मेंबर होते हैं। तो आपने देखा कि आईसीजे से रिलेटेड में 3 क्वेश्चन किए कि कितने उसके मेंबर होते हैं? 15 जजेस होते हैं। कितने साल के इलेक्टेड होते हैं? 9 साल के इलेक्टेड होते हैं। कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है? हेग के अंदर है। तो ये 3 इनके ऊपर बन गए। ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट कितने नॉन परमानेंट मेंबर है? वॉर और पीस से रिलेटेड जो इश्यूज है कहाँ पे सॉल्व किया जाते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में किया जाते हैं। अभी जो भारत है वो कहाँ की मेंबरशिप के लिए मांग रहा है? तो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए मांग रहा है, क्योंकि वहीं पे वीटो पावर मिला हुआ है उसको। तो ये सब चीजें आपको बेसिकली क्या है, आपको समझना पड़ेगा जनरल असेंबली के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें तभी हो पाएगी। इसको जो मेन है मैंने बताया, जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा जनरल असेंबली, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 3 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्रेटरीट हम पढ़ ही चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी है सबसे इंपॉर्टेंट विजिबल पब्लिक फिगर जिनको कहा जाता है। करंट में कौन है, पहले कौन थे, कुछ इंपॉर्टेंट उनके द्वारा जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है उस टाइम पे उनके नाम याद रखना है। तो ये सब चीज़ें जो पूरा चैप्टर है इसी पे बेस्ड है। यूनाइटेड नेशन में जितने भी आपने एजेंसी पढ़ी है, एजेंसी में 4 जो एजेंसी है वो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी एजेंसी है जो डिफरेंट डिफरेंट काम करती है, लेकिन 4 आपके जो कोर्स में इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? पहला तो हमने बताया आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन पूरे विश्व में लेबर से रिलेटेड जो नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड तैयार करना, वो किनके द्वारा क्या आता है, यानी कि उनका कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह से उनके काम लेना चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, किस तरह से उनका कोई एक्सप्लॉइट ना होना चाहिए। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना है। WTO आपने पढ़ ही लिया, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो रूल्स है, नॉर्म्स है सेट, वो वही करते हैं। किसी देश में कन्फ्लिक्ट हो तो उनको सॉल्व करने का भी जिम्मेवारी उनकी है। फिर हमने पढ़ा कि यूनिसेफ क्या होता है। हमें स्टार्टिंग में क्या बना था मैंने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी जो भी अनाथ बच्चे थे, जो वुमेन्स थे, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए, उनको
आगे उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह से इमरजेंसी फंड बनाया गया था, लेकिन बाद में सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। तो जो यूनिसेफ है बेसिकली छोटे बच्चों के लिए काम करता है, उनके जो भी डिजीजेस है उनके किस तरह से जड़ से खत्म किया जाए, इस सब चीज़ों के लिए काम यूनिसेफ करता है। यूनेस्को मैंने बता दिया साइंस, साइंटिफिक, कल्चर, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ये 4 जो एजेंसी है वो करना है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वो करना है। बाकी फंक्शन आप पढ़ ही चुके हो, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ ही लिया है, जिनके भी हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे प्लस सिक्योरिटी जो भी जनरल सेक्रेटरी है जितने भी बने हैं तब से लेकर अब तक के, अभी रिसेंट कौन है, सबसे पॉपुलर कौन थे, किनको नोबेल प्राइज मिला, कौन से प्रॉब्लम के टाइम पे कौन से जनरल सेक्रेटरी थे, तो ये पूरा आपके सामने टेबल बना हुआ है। तो आपको पूरा चैप्टर जो कम से कम 3-4 बार रीड करेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो सारे ही आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई सजेशन हो कि मैम पर्टिकुलर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाए, तो वो वीडियो भी आप लोग को बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।